बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जुमे 28 शव्वाल 1444 हिजरी यानी 19 मई 2023 ईस्वी को वफाकी शरई अदालत के 2 रुकनी बेंच ने एक बहुत अहम फ़ैसला सुनाया है, जिसमें उसने करार दिया है कि ये जो कानून है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 यानी मावराए सिन्फ अशख़ास के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मजरिया 2018, इसकी कई दफ़ात जो बुनियादी दफ़ात हैं वो कुरान और सुन्नत में मज़कूर इस्लामी अहकाम से मुतसादिम हैं और इस बिना पर कल अदम है। ये फ़ैसला लिखा है वफाकी शरई अदालत के जो उस वक्त कायम मकाम चीफ़ जस्टिस थे, जस्टिस डॉक्टर सैयद अनवर शाह ने, और उनके साथ इत्तिफ़ाक़ किया है जस्टिस खादिम हुसैन साहिब ने। ये जो कानून है ट्रांसजेंडर पर्सनस के मुताल्लिक़ 2018 में मंजूर हुआ है। इसकी मंजूरी के पीछे एक लंबी कहानी है जिस पर मैं बारहा गुफ्तगू कर चुका हूँ, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कई पार्टियों का बहुत अहम किरदार रहा है, तवील लॉबिंग की गई है उसके लिए, जिसकी वजह से ये पार्टियाँ जो सियासी उमूर में और बहुत सारे मामलात में एक दूसरे के साथ शदीद तरीन इख्तिलाफ़ रखती हैं, लेकिन इस कानून के मंजूर करने के लिए ये इकट्ठी हो गई थी। इनमें पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, मुस्लिम लीग नून, ये बड़ी जमातें शामिल हैं। बहरहाल ये कानून मंजूर हुआ। आम तौर पर इसको मुआशरे में इस तरह पेश किया जाता है जैसे मुआशरे का जो मज़लूम तबका है, जिनको आम तौर पर ख्वाजा सरा कहा जाता है, तो ये उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। या बाज़ औक़ात उन लोगों का भी नाम लिया जाता है जिनको इंटरसेक्स कहा जाता है, जिनके जिन्स के मुताल्लिक़ इबहाम पाया जाता है, तो ये उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन जब इस कानून का जायज़ा लिया जाए, इसका तज्ज़िया किया जाए, तो मालूम होता है कि ख्वाजा सरा हों या इंटरसेक्स हों, उनका नाम तो यूँ कहें भर्ती के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, या हाशिए के लिए या ज़ेब दास्तां के लिए उनका नाम शामिल किया गया है। जो असल कानून है और जिसका असल मकसद है, हदफ है, वो तो उन लोगों को कानूनी कवर देना है, प्रोटेक्शन देना है, जो ख़ुद को ट्रांसजेंडर कहते हैं, यानी जिनका ये कहना है कि वो सिन्फ से मावरा हैं, जिनका ये कहना है कि उनकी सिन्फ उनकी जिन्स से मुख्तलिफ है। जी हाँ, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा कानून इस फ़लसफ़े पर मबनी है कि सिन्फ अलग चीज़ है, जिन्स अलग चीज़ है। जिन्स, जिसको सेक्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में, इसका ताल्लुक़ बंदे के जिस्म से है, और सिन्फ का ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़ाती शनाख्त के साथ है, उसके ज़ाती एहसास के साथ है। सेल्फ़ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की फ़्रेज़ इसमें इस्तेमाल की गई है, यानी जो उसकी ज़ाती पसंद और नापसंद है, जो उसका ज़ाती एहसास है अपनी सिनफ़ी शनाख्त का, तो वो चाहे उसकी जिस्मानी जिन्स के मुताबिक हो, चाहे उससे मुख्तलिफ हो। तो इसमें कहा गया है कि हर शख्स का ये हक़ है, जी हाँ, हर शख्स का ये हक़ है कि वो अपने लिए वो सिन्फ चुने, वो जेंडर चुने जो उसके ज़ाती एहसास पर मबनी है, ख़्वा वो उसकी जिस्मानी जिन्स के मुताबिक हो, ख़्वा उससे मुख्तलिफ हो। तो इस तरह सिन्फ को जिन्स से अलग करके, जेंडर को सेक्स से अलग करके, जिस्म के साथ जिन्स को जोड़ लिया गया और सिन्फ को उसके ज़ाती एहसास के साथ जोड़ लिया गया। और फिर कहा गया कि जिस्म तो बायोलॉजी से मुताल्लिक़ है और ये जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये मुआशरे की पैदावार है, और मुआशरे में किसी बंदे का क्या किरदार होगा ये उससे मुताल्लिक़ उमूर जेंडर के तसव्वुर में आते हैं। तो ये बंदे को ख़ुद मुतय्यन करना है। ये लिबरलिज़म के फ़लसफ़े का यूँ कहें मग़ज़ है, उसकी जड़ है। सवाल ये है कि क्या इस्लामी शरीयत की रूह से सिन्फ़ और जिन्स में फ़र्क है? सवाल ये भी है कि क्या हमारा आईन, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आईन, सिन्फ़ और जिन्स में फ़र्क करता है? इन दोनों सवालों का जवाब नफ़ी में है। मैं इस पर लिख चुका हूँ, मेरे मक़ालात मौजूद हैं, मैं इस पर बोल चुका हूँ, मेरी स्पीचेस मौजूद हैं। ये जो आईन का पहलू है, इस पर तो खैर वफाकी शरई अदालत ने इस फ़ैसले में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन इस्लामी शरीयत की रूह से इस मसले को तफसील से वफाकी शरई अदालत ने देखा है और बताया है कि इस्लामी शरीयत की रूह से जिन्स और सिन्फ में कोई फ़र्क नहीं है, और जो जिन्स है वही सिन्फ है और जो सिन्फ है वही जिन्स है। और इस वजह से ये कहना कि जिन्स का ताल्लुक़ जिस्म से है और सिन्फ का ज़ाती पसंद और नापसंद या ज़ाती एहसास के साथ है, ये गलत है।
और सिन्फ वही होगी जो जिन्स के मुताबिक होगी, और जिन्स का ताल्लुक़ जिस्म से है, जिस्मानी साख्त से है। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है, जो वो बात जो मैं अपने मक़ालात में, अपनी गुफ्तगुओं में कई दफ़ा कह चुका हूँ, कि इस्लामी शरीयत की रूह से जिन्स बस दो ही हैं, मर्द या औरत, कोई तीसरी जिन्स नहीं है। या जिसको तीसरी जिन्स कहा जाता है, या जिसको दोनों जिन्स के दरमियान की कैफियत कहा जाता है, इंटरसेक्स के नाम से जैसे ताबीर किया जाता है, इस्लामी शरीयत की रूह से वो कोई मुस्तकिल जिन्स नहीं है, बल्कि उसे यानी उसकी जिस्मानी साख्त या अंदरूनी तौलीदी निज़ाम का तज्ज़िया करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद, उसे या तो मर्दों में शुमार किया जाएगा या औरतों में शुमार किया जाएगा। अगर उसे मर्दों में शुमार किया जाए तो फिर उस पर मर्दों के तमाम अहकाम का इतलाक़ होगा, अगर उसे औरतों में शुमार किया जाए तो फिर उस पर औरतों के तमाम अहकाम का इतलाक़ होगा। यानी ये जो इंटरसेक्स जिसे कहा जाता है, ये कोई इजाफ़ी, कोई तीसरी जिन्स नहीं है, ये इन दो जिन्सों में से ही कोई एक है, लेकिन उसमें कुछ पेचीदगी पाई जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई जिस्मानी उज़र लायक हो जाता है, वो किसी को आँखों का मसला होता है, किसी को सुनने का मसला होता है, किसी के किसी और ऑर्गन में कोई मसला होता है, तो ऐसे ही कोई जिन्स से मुताल्लिक़ भी कोई पेचीदगी पाई जाती है, कोई इबहाम पाया जाता है, तो उसका इलाज भी किया जा सकता है और उसकी तशख़ीस की जाती है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि उसको मर्दों में शुमार किया जाए या औरतों में शुमार किया जाए। तो अगर जैसे XX क्रोमोसोम्स हैं तो फिर ज़ाहिर है उसको औरतों में शुमार किया जाएगा, और अगर XY हैं तो फिर उनको मर्दों में शुमार किया जाएगा। जहाँ क्रोमोसोम्स में गड़बड़ पैदा हो जाती है, फिर इस फील्ड के माहिरीन हमें बताते हैं एनालिसिस के बाद कि इसको यहाँ कैटेगराइज किया जाए या वहाँ किया जाए। बहुत ही रेयर कोई ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें ये इम्कान होगा कि उसको आप इधर भी शुमार कर सकते हैं, उधर भी शुमार कर सकते हैं। उसको यूँ कहें, हमारे फुक़हा उसको खुन्सा मुश्किल कहते थे। एक तो खुन्सा था जिसके बारे में ये यानी इब्तिदाई तौर पर इबहाम पाया जाता था, लेकिन बुलूगत तक पहुँचने के बाद वाज़े हो जाता था कि ये मर्द है या औरत। बुलूगत से पहले भी बाज़ अलामात ज़ाहिर हो जाती थी, तो उसकी बिना पर उनको मर्द या औरत शुमार किया जाता था। और अब यूँ कहें कि मेडिकल साइंसेस ने तरक्की की है, तो बुलूगत से बहुत पहले, पैदाइश के बाद भी, पैदाइश से पहले भी मुतय्यन किया जा सकता है कि इस पर मर्दों के अहकाम का इतलाक़ होगा या औरतों के अहकाम का इतलाक़ होगा। लेकिन बहुत ही रेयर कोई कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसको खुन्सा मुश्किल कहा जाता है। वहाँ पर माहिरीन की राय के मुताबिक ये देखा जाता है कि इसको यहाँ शुमार किया जाए या वहाँ, और फिर उसके लिए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वो भी करनी पड़ती है और करनी चाहिए। जैसे किसी भी जिस्मानी मसले से 2-4 शख्स के लिए किया जा सकता है, शरीयत में उसकी गुंजाइश है, उसकी ज़रूरत का एहसास है और उसकी इजाज़त है। वफाकी शरई अदालत ने भी यही कहा है, और ये कहा है कि जो ये इंटरसेक्स अफराद हैं, इनको मुआशरे में अगर इनको बुरा समझा जाता है या इनके साथ जुल्म किया जाता है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी है। इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए और इनका ख़्याल रखना चाहिए। इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। रियासत इस सिलसिले में अपने फ़राइज़ पूरे करे, मुआशरा अपने फ़राइज़ पूरे करे। ये सारी बातें इस फ़ैसले में कही गई हैं। ये भी याद रखने की बात है कि सेनेट में सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ख़ान ने पहले ही खुन्सा अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून का मुसव्वदा पेश किया है, जो ट्रांसजेंडर एक्ट को यूँ कहें कि रिप्लेस करने के लिए है। ट्रांसजेंडर एक्ट रिपील हो जाएगा, मनसूख हो जाएगा, तो उसकी जगह ये खुन्सा अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कानून आ जाएगा। अब ये तो खुन्सा अफराद हुए, और जैसे अर्ज़ किया उनके लिए तो इस्लामी शरीयत में पूरी गुंजाइश है और वफाकी शरई अदालत ने भी उनका ज़िक्र किया है। फिर ख्वाजा सरा हैं। ख्वाजा सरा असल में तो होते मर्द हैं, लेकिन उनकी कैस्ट्रेशन की जाती है, उनको खसी कर दिया गया होता है। बाज़ औक़ात उनकी मर्ज़ी से भी ऐसा होता है। कुछ लोग इस मखमसे में पड़ जाते हैं, कोई ज़हनी उलझाव की वजह से, या बाज़ औक़ात फ़िस्क़ व फ़ुजूर की वजह से, या किसी भी अक़ीदे की वजह से। और बाज़ औक़ात उन पर जब्र किया जाता है, जबरन उनको खसी कर दिया जाता है, बतौर सज़ा भी किया जाता है, और बाज़ जाहिलाना वेशियाना रसूमात भी पाई जाती हैं। तो ये तो होते असल में मर्द हैं, लेकिन इनको खसी कर दिया जाता है, इनको ख्वाजा सरा कहा जाता है। ये भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी हो गई, क्योंकि ये हैं तो मर्द, लेकिन अब ये वो यूँ कहें कि जो जिनसी फ़ेल है मर्दों का वो अंजाम नहीं दे सकते। इसके बावजूद इन पर मर्दों के अहकाम का इतलाक़ होगा और इनको मर्दों में ही शुमार किया जाता है।
और सारे जो शरई अहकाम हैं उनका इतलाक़ यहाँ होते हैं। मिसाल के तौर पर विरासत का हक़ है तो वो इनका वही हक़ होगा जो मर्दों का होगा। अच्छा, इसी तरह इंटरसेक्स अफराद के लिए वो तो उस वक्त तक इबहाम में हैं जब तक उनकी जिन्स का तयन ना किया जाए। जब एक दफ़ा तयन हो जाए कि ये मर्द हैं तो फिर उनको विरासत में भी मर्दों का हिस्सा मिलेगा, अगर औरत हैं तो फिर औरतों का हिस्सा मिलेगा इंटरसेक्स अफराद का। जहाँ तक ख्वाजा सरा हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो तो हैं मर्द लेकिन उनको खसी किया गया है, तो खसी होने की बिना पर बाज़ अहकाम का इतलाक़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर शादी अगर कोई औरत उसके साथ नहीं करना चाहे तो ज़ाहिर उसको ज़बरदस्ती तो मजबूर नहीं किया जा सकता, उसका हक़ है उस खातून का। लेकिन ये जो ख्वाजा सरा हैं, इसके साथ जुल्म हुआ है, जुल्म का मदावा तो होना चाहिए, जिसने जुल्म किया है उसे सज़ा भी देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इसके हक़ विरासत का ताल्लुक़ है वो मुसल्लम है, वो वही हक़ है जो मर्दों का है। इसी तरह इसके बाद दूसरे अहकाम हैं वो भी वही होंगे जो मर्दों के होंगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो होते तो मर्द हैं लेकिन वो कुछ जिस्मानी उसकी वजह से या कुछ जहनी मसाइल की वजह से, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से यूँ कहें उनकी आज़ा में लचक पाई जाती है या वो औरतों की सी चाल ढाल इख्तियार करते हैं। अब ये चूँकि यूँ कहें वो कोई फ़िस्क़ व फ़ुजूर की वजह से नहीं कर रहे, तो उनकी इज़्ज़त, उनकी हिफाजत ये शरीयत के अहकाम में से शामिल है। लेकिन अगर कोई शख्स है ठीक ठाक मर्द लेकिन वो औरतों की सी रविश इख्तियार करे, या है औरत और वो मर्दों की सी रविश इख्तियार करे, तो ऐसे लोगों पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, हालांकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। और इसी को कुरान करीम ने तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह करार दिया है कि ये अल्लाह ताला की तख्लीक बिगाड़ने वाले हैं। तो इसकी रोकथाम की बात की गई है। ये बात वफ़ाक़ी शरई अदालत के इस फ़ैसले में भी कही गई है। अच्छा, ये बात भी जहन में रखिए कि ये जो हम इंटरसेक्स के बारे में कहते हैं या ख्वाजा सरा के बारे में कहते हैं, इंटरसेक्स का जब हम जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उसकी जिन्स का तयन किया जाए, याद रखिए ये जिन्स की तब्दीली नहीं होती, ये जिन्स का तयन होता है। यानी ये मुतय्यन करना कि ये मर्द है या औरत, ये नहीं कि मर्द है उसको औरत बना दिया गया या औरत है उसको मर्द बना दिया गया। ये जिन्स की तयन होती है, जिन्स का तयन होता है कि ये मर्द है तो इस पर मर्दों के अहकाम का इतलाक़ होगा, ये औरत है तो इस पर औरतों के अहकाम का इतलाक़ होगा। और ये मेडिकल डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, और इस फील्ड के जो माहिरीन होते हैं वो फिर अगर उसके बाद उसके आज़ा में कोई मसला है, उसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत करनी पड़े, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हो, तो वो अलग बात है। लेकिन वो जिन्स की तयन का मामला है, ना कि जिन्स की तब्दीली का मामला। और जिन्स वैसे तब्दील भी नहीं होती, क्योंकि जैसे ये लोग भी कहते हैं जो ट्रांस कम्युनिटी ख़ुद को करार देते हैं, वो भी मानते हैं कि जिन्स का ताल्लुक़ तो जिस्म से है और वो तो क्रोमोसोम्स पर मबनी है, तो उसको कैसे तब्दील किया जा सकता है। कम अज़ कम इस वक्त तक तो मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है, इसके बावजूद आप हार्मोन थेरेपी करके या कोई और थेरेपी करके आप उसके आज़ा में बज़ाहिर कोई तब्दीली ले आते हैं, छाती का उभार पैदा कर लेते हैं या कोई और इस तरह की हरकत कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी क्रोमोसोम्स की पोजीशन है वो तो आप, और जो उसकी हैसियत है वो तो आप नहीं तब्दील कर सकते, कम अज़ कम इस वक्त नहीं कर सकते। तो फिर ये सिन्फ़ की तब्दीली की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं जिस्म का मामला ही नहीं है, ये तो सिन्फ़ की तब्दीली हम चाहते हैं, जेंडर की तब्दीली चाहते हैं, सेक्स की तब्दीली नहीं चाहते, जेंडर की तब्दीली। और जेंडर ज़ाती एहसास पर मबनी है, तो कोई शख्स मर्द है लेकिन ज़ाती एहसास की बिना पर वो ख़ुद को औरत समझता है, तो उसको ट्रांस वुमन बनने का, यानी अपनी सिन्फ़ से मावरा होकर वुमन बनने का और वुमन की आइडेंटिटी इख्तियार करने का हक़ है। ये असल में इनका फ़लसफ़ा है। यानी वो भी जिन्स की तब्दीली की बात नहीं करते बल्कि सिन्फ़ की तब्दीली की बात करते हैं और जिन्स और सिन्फ़ को एक दूसरे से अलग करते हैं। बहरहाल अब ये तो वफ़ाक़ी शरई अदालत ने इस क़ानून की जो मुतल्लिक़ा दफ़ात थीं, बिलख़ुसूस जिसमें ट्रांसजेंडर की तारीफ़ पेश की गई थी, वहाँ 3 कैटेगरीज़ को शामिल किया गया था, ख्वाजा सराओं को भी, इंटरसेक्स को भी, और फिर ये ज़ाती एहसास की बिना पर अपनी शनाख्त, सिनफ़ी शनाख्त तब्दील करना, इसको भी शामिल किया गया था। इस वाले को तो खुसूसन वफ़ाक़ी शरई अदालत ने कहा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इंटरसेक्स को उन्होंने अलग से शुमार किया है, ख्वाजा सरा को अलग से शुमार किया है, और जैसे मैंने जिक्र किया ख्वाजा सरा तो हैं मर्द लेकिन उनकी कैस्ट्रेशन की गई है, और इंटरसेक्स के मुतालिक इबहाम पाया जाता है कि वो मर्द हैं या औरत। एक दफ़ा वो इबहाम दूर हो जाए तो फिर अगर मर्द हैं तो मर्दों के अहकाम का इतलाक़ होगा, औरत है तो औरतों के अहकाम का इतलाक़ होगा। वफ़ाक़ी शरई अदालत ने भी यही करार दिया है। और फिर आगे विरासत के मसले में भी कहा है कि अगर मर्द हैं तो मर्दों के अहकाम का इतलाक़ होगा, औरत हैं तो औरतों के अहकाम का इतलाक़ होगा, वो भी ज़ाती शनाख्त, ज़ाती एहसास, सिनफ़ी शनाख्त के ज़ाती एहसास पर मबनी नहीं होगा।
इस तरह वफाकी शरई अदालत ने इस कानून की ये जो चंद दफ़ात हैं इनको कलअदम करार दिया है, लेकिन इनको आप कलअदम करार दें तो कानून पूरे का पूरा धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि इस कानून का, जैसे मैंने अर्ज़ किया, असल में मकसद ना इंटरसेक्स के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था, ना ख्वाजा सराओं के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। असल में तो इसका मकसद ये था कि वो लोग जो हैं तो जिस्मानी तौर पर मर्द, लेकिन वो सिनफ़ी शनाख्त अपने ज़ाती एहसास की बिना पर चाहते हैं औरत बनकर, या हैं तो औरत लेकिन ज़ाती एहसास की बिना पर वो अपनी सिनफ़ी शनाख्त तब्दील करके मर्द बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं, मर्द और औरत का मजमुआ, ये भी कहा गया था इस कानून में। तो इन चीज़ों को वफाकी शरई अदालत ने इस्लामी अहकाम से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि जब इस मामले में सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान और बाज़ दीगर लोगों ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर आवाज़ बुलंद की, बिलखुसूस सेनेटर मुश्ताक साहब ने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, फिर सेनेट के अंदर भी, सेनेट के बाहर भी एक भरपूर मुहिम चलाई, तो उसके बाद जब बहुत सारी बातें लोगों के लिए वाज़ेह हो गई, तो अब ख़ुद ये जो ख़ुद को ट्रांस कम्यूनिटी कहते हैं, इनके नुमाइंदों ने भी अपना मौक़िफ़ थोड़ा तब्दील कर लिया है। मिसाल के तौर पर चंद महीने पहले जब इस्लामी नज़रियाती कौंसल में इस मौजू पर ख़ुसूसी इजलास हो रहा था, मुझे भी उसमें बुलाया गया था और भी कई अफराद को बुलाया गया था। उसमें ट्रांस कम्यूनिटी की जानिब से नुमाइंदगी जिसने की, तो उसने साफ़ अल्फाज में कहा, और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मिनट्स में शामिल है और उसके रिकॉर्ड पर शामिल है, कि ट्रांस कम्यूनिटी के नुमाइंदे ने साफ़ अल्फाज में कहा कि इंटरसेक्स हमसे मुख्तलिफ हैं, ख्वाजा सरा वो जिनकी कैस्ट्रेशन की गई है वो हमसे मुख्तलिफ हैं, वो हम में नहीं है। तीसरी बात यहाँ तक उन्हें कही कि ये जो जेंडर वेरिएंट ख़ुद को करार देते हैं, जो मुख्तलिफ जिस्मानी या ज़हनी मसाइल की बिना पर कभी ख़ुद को ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, ये सवाल भी आमतौर पर लोग उठाते हैं ना कि आज इसने ख़ुद को मर्द है लेकिन औरत करार दिया, फिर कल फिर ख़ुद को मर्द करार देगा। ट्रांस कम्यूनिटी के नुमाइंदे ने कहा ये तो जेंडर वेरिएंट किस्म के अफराद हैं, इनसे भी हमें दिलचस्पी नहीं। उसने घूम फिर कर इन तीनों को निकाल कर जो आखिर में बात जिक्र की थी वो ये थी कि जेंडर डिस्फोरिया के जो यानी जिनमें जेंडर डिस्फोरिया पाया जाता है, यानी यूँ कहें कि जेंडर के मुताल्लिक़ जो इंतशार ज़हन का शिकार होते हैं, तो उसने कहा कि ये वो लोग हैं और ये इनको एक बहुत बड़ा यूँ कहें नफ्सियाती मखमसा लायक होता है और इनका हक़ है कि इनको वही हैसियत दी जाए जो ये अपने लिए चाहते हैं। यानी ये जो असल में ज़हनी आरिज़ा है, जो बीमारी है, उसको उनके हक़ के तौर पर कबूल किया जाए, उसकी इस्लाह की या उसके इलाज की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए उसकी दलील ये थी कि WHO ने इसको मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से निकाला है। अब WHO ने अगर इसको मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से निकाला है तो WHO ने तो होमोसेक्सुअलिटी को भी मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से निकाला है। पहले उसको निकाला था, फिर इसको निकाला। वैसे होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडरिज्म का आपस में जो ताल्लुक़ है, इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, किसी और वक्त भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ इस नुक्ते की तरफ इशारा मकसूद है कि ट्रांस कम्यूनिटी का अब मौक़िफ़ जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल में पेश किया गया है वो ये है कि इंटरसेक्स को हमसे अलग कर लें, ख्वाजा सराओं को हमसे अलग कर लें। वो जो महज ख्वाहिश की बिना पर कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, जेंडर वेरिएंट की तरकीब उसने इस्तेमाल की, उसको भी हमसे अलग कर लें। उसने इसको महदूद किया जेंडर डिस्फोरिया तक। तो सिर्फ ये जो लोग हैं इनका हक़ है कि इनको वही शनाख्त दी जाए जो अपने लिए चाहते हैं, ये उनका मौक़िफ़। और दिलचस्प बात यह है कि जब सेनेट में भी सेनेटर मुश्ताक साहब और दीगर अफराद ने इस पर तफसीली बहस की और तवील जंग की, तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बिल आखिर ट्रांसजेंडर एक्ट के मुतालिक इत्तेफाक़ राय पाया गया कि ये चीज़ें इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। तो इसको बचाने के लिए सेनेटर वलीद इकबाल PTI से उन्होंने जो आखिर में डंडी मारने की कोशिश की वो ये की कि उन्होंने भी कहा कि ये सारे हुकूक़ जो हम इंटरसेक्स के लिए मान रहे हैं सेनेटर मुश्ताक साहब के बिल के बाद, तो ये उन लोगों को भी मुयस्सर होंगे। इस तरह की बात उन्होंने की जो जेंडर डिस्फोरिया में मुब्तला हैं। गोया जेंडर डिस्फोरिया वालों को बचाने के लिए उन्होंने कानून में गुंजाइश की कोशिश की। हालांकि असल मसला वही है कि ये जो जेंडर डिस्फोरिया है हमारे नज़दीक तो ये एक ज़हनी आरिज़ा है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। इसके इलाज की कोशिश होनी चाहिए, ना कि इसको फैलाने की कोशिश करें, ना कि इसको बतौर हक़ मनवाने की कोशिश करें। तो जब उन्होंने ये देखा कि ट्रांसजेंडरिज़म का लफ्ज़
अब यूँ कहें कि लोग उससे नाला हो गए हैं, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर की जगह जेंडर डिस्फोरिया की फ्रेज़ इस्तेमाल करनी शुरू की। सेनेट में सेनेटर वलीद इकबाल ने ये कोशिश की, इधर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ट्रांस कम्यूनिटी के नुमाइंदे ने यह कोशिश की। तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब आगे क्या होगा? वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला तो ऐसा होता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी शख्स अपील कर ले सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच में, तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है और फिर बरसों तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरीयत अपीलेट बेंच को फ़िक्स करके उसके सामने मुकदमा ना रखें, तब तक ये कानून के मुतालिक जो फ़ैसला है ये हवा में मुअल्लक़ रहेगा और वो कानून बदस्तूर नाफिज रहेगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है इसको, और ये दुनिया में वाहिद मिसाल है जहाँ अदालत के फ़ैसले को महज अपील फ़ाइल करके आप मुअत्तल करवा सकते हैं। इसके ख़िलाफ़ भी सेनेटर मुश्ताक साहब ने आइन में तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया है ताकि ये वाली शिक ख़त्म हो जाए। वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला मुअस्सिर रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उसे मुअत्तल ना करे। यहाँ तो आप अपील फ़ाइल कर लेते हैं, फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है। नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उस फैसले को मुअत्तल ना करे तब तक वो फ़ैसला बरकरार रहेगा। इसके लिए उन्होंने सेनेट में तरमीम का बिल पेश किया है। अल्लाह उनकी मदद करे और ये तरमीमी बिल पास हो जाए तो वफाकी शरई अदालत मुअस्सिर हो जाएगी। वरना 20-20, 25-25 सालों से, बल्कि 30 सालों से शरई अदालत के फ़ैसले हो चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच में ज़ेर इल्तिवा हैं और ज़ेर इल्तिवा होने की बिना पर शरीयत कोर्ट के फ़ैसले मुअत्तल हैं। एक तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि बहरहाल इसके लिए तो पार्लिमान से ही कानून मंजूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फ़ैसला मुअत्तल हो जाए तो ये कानून तो बरकरार रहेगा। तो इसके लिए पार्लिमान का रास्ता ही है कि उसके ज़रिए इस कानून को ख़त्म किया जाए। और इसमें खुश आइंद बात यह है कि हमारे जो दो आइनी इदारे हैं इस्लामी उसूलों की रोशनी में क़वानीन का जायज़ा लेने के लिए, एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और एक वफाकी शरई अदालत, दोनों ने इस कानून को इस्लामी अहकाम से मुतसादिम करार दिया है। इसलिए ये बात तो खुशाइंद है। और अब इस मामले में यूँ कहें कि जो सेनेट में जंग है और उसके बाद कौमी असम्बली में होगी, उसमें इस कानून के ख़िलाफ़ काम करने वालों और इसको तब्दील करने वालों का जो मौक़िफ़ है वो मज़बूत हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मज़ीद मदद करे और इस कानून को ख़त्म करने, उसकी जगह सही इस्लामी कानून लाने की हम सबको तौफ़ीक़ दे, ताकि जो मज़लूम लोग हैं उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और जो मज़लूमों की आड़ में अपना मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनका रास्ता रोका जा सके।